गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, केसर वाले देश में। तो ये पार्ट जो है ये लेखक ने कश्मीर यात्रा में पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों, दर्शनीय स्थलों, प्रकृति के स्वच्छंद एवं अकृत्रिम सौंदर्य का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। यानी कि पार्ट जो है इसमें कश्मीर, जिसको हम धरती पे स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, उस जगह का जब लेखक उस यात्रा पर गए थे, कश्मीर की यात्रा पर, तो उसको उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित किया है कि कैसा उनका अनुभव था जब उन्होंने कश्मीर की यात्रा की। तो रास्ते में पड़ने वाले जो धार्मिक स्थल थे, जो पहाड़ थे, जो भी अकृत्रिम सौंदर्य मतलब नेचुरल ब्यूटी जो थी, उस सब चीज़ों का यहाँ पर बड़ी सुंदर सरल शब्दों में उन्होंने हमारे सामने वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या थी कि न यह स्वर्ग देखा था और न कश्मीर। पता कैसे चलेगी स्वर्ग कैसा है, यह कश्मीर कैसा है। इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। तो लेखक बता रहे हैं कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है कश्मीर। अब बात यह है कि जब हमने स्वर्ग ही नहीं देखा है तो हमें क्या पता भी कश्मीर स्वर्ग की तरह दिखता है, और कश्मीर भी नहीं देखा है कि कश्मीर कैसा दिखता है, तो हम अनुमान लगा लें कि ऐसा ही स्वर्ग होगा। तो इसलिए जो लेखक थे उन्होंने एक दिन अपने मित्रों के साथ बैठकर एक प्रोग्राम बनाया, एक प्लान बनाया, और वो था कश्मीर जाने का। और प्लान बनाया ही नहीं, प्लान को लागू भी किया। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा, तवी नदी के किनारे है। ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू के राज रघुनाथ जी देश भर में मशहूर हैं। अब पहले तो रेलगाड़ी जो थी वो पठानकोट तक जाती थी, लेकिन अब वो जम्मू तक जाती है। और जम्मू जो है वो तावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए फेमस है काफ़ी। और यहाँ पर जो रघुनाथ जी मंदिर है वो बहुत ही फेमस है पूरे विश्व भर में, पूरे देश में। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं, स्फटिक के, शायद भारत भर में ऐसे दूसरे नहीं हैं। रघुनाथ जी मंदिर का जो गुंबद, जो ऊपर डोम रहता है, वो डोम जो था वो सोने से बना है और ये दूर से ही चमकता है। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ऐसे अनेकों मंदिर हैं वहाँ पर। और महादेव जी के भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, महादेव के, शंकर भगवान के, जिसमें से एक जो है पारदर्शी है, जिसको पारदर्शी है जिनको कहा जाता है स्फटिक के, स्फटिक। तो स्फटिक के जो महादेव हैं वो पारदर्शी हैं, और ऐसे दूसरे भारत में कहीं भी नहीं देखने को मिलते हैं। जम्मू गए और वैष्णो देवी न गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकार्त है। मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यह नहीं था कि देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े फुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय किया। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जम्मू तक गए हों और वैष्णो देवी ना गए हों तो आपका जीवन जैसे अधूरा है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में लेखक ने प्लान किया कि चलो हम वैष्णो देवी दर्शन करते जाते हैं। लेकिन जिनके मित्र थे उनमें से एक मित्र वो थोड़े कमज़ोर थे, यानी कि वज़न ज़्यादा था थोड़ा, और इतने ज़्यादा हष्ट पुष्ट, और हम कह सकते हैं कि तंदुरुस्त नहीं थे कि वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ पाएँ। ऐसा नहीं वो दर्शन नहीं करना चाहते थे, लेकिन इतनी सीढ़ियाँ न चढ़ पाने के कारण उन्होंने इस प्लान को खारिज किया और वो वैष्णो देवी से चले गए श्रीनगर और पहलगाम। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पत्नी टॉप है। वहाँ से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। अब जम्मू से बसें चली तो पूरा दिन चलती रही। पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया, चारों तरफ पहाड़ दिखने लगे धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ी इलाका आने लगा। पहले छोटे पहाड़ थे, फिर बड़े बड़े पहाड़ बन गए और चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखने लगी। एक जगह पर जाके एक जगह पर जाकर जब बस रुकी तो देखा तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी।
और उस जगह को पूछा तो क्या था वो जगह का नाम पत्नी टॉप। और वहाँ से जो घर थे उनकी लाल छतें दिखाई देती थी और हरियाली के बीच में बहुत ही सुंदर देखने में लगती थी। तो लेखक जो थे वो काफ़ी प्रभावित हुए, वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर चढ़ाई जो थी उसके बाद उतरना शुरू, यानी कि चढ़ाई के बाद अभी धीरे धीरे सब उतरना शुरू हो गए, नीचे की तरफ जाने शुरू हो गए। और उतरने लगे तो फिर उतरते ही चले गए, यानी कि काफ़ी ढलान में वो चलते गए। ये पहाड़ थे बड़े घसकीले, यही घसकीले पहाड़ बरसात में धसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का पहाड़, खसका पहाड़ और चट्टानों हटाते हैं। तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहाड़ों के बारे में बताया गया कि पहाड़ जो है वो काफ़ी घसकीले हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो नरम है, फिसलने वाले हैं। इस कारण से जो बारिश के समय पे जब बारिश होती है तो यहाँ पर वो ज़मीन खिसक जाती है। तो पहाड़ आपको पता है बारिश के समय में काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के होते हैं कि ज़मीन वगैरह खिसकने की घटनाएं यहाँ पर पहाड़ों पे होती रहती हैं अक्सर। तो इस प्रकार यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है बरसात के समय पे। और फिर रास्ते बंद हो जाते हैं और रस्तों को खोलने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया जाता है। रामबन गया। अब मतलब जल्द ही वहाँ से जब ये लोग आगे बढ़ते गए, राम राम करते हुए रामबन भी चला गया। रामबन जो जगह का नाम है वो भी चला गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे, यानी कि फिर इतनी ज़्यादा चढ़ाई शुरू हुई कि बस चक्कर आने लगे बस को भी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रास्ता था। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। टेढ़े मेढ़े रास्ते, मोड़ ही मोड़, काफ़ी दिक्कत हो गई इनको चढ़ने में। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई। अब ऐसे करते करते ये पहुंच गए कहाँ पर, जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। यानी कि ये जो बनिहाल दर्रा मतलब होता है पहाड़ों के बीच में ओपनिंग, एक जगह जिससे पास हो सकता है आदमी। तो जब बनिहाल दर्रा जो बना था उससे पहले इस पहाड़ को चढ़कर पार किया जाता था, लेकिन अब एक सुरंग बनाई गई है जिसको इस तरीके से पार किया जा सकता है बस की मदद से भी। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे तो आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर ना हुई तो कईयों के मन में पूछा तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने सोचा, बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ों की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो यह तो जो रही हो, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि अपने काम पर आदमी को इतना ही भरोसा होना चाहिए। अब सुरंग बनाने के लिए जो बताया गया, एक सज्जन, एक पड़ोसी व्यक्ति जो साथ में बैठे थे बस में, उन्होंने बताया कि ये 1.5 मील लंबी सुरंग है, यानी कि 1.5 मील समझिए कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा है ये लंबी सुरंग। इस सुरंग को बनाते समय दोनों तरफ से पहाड़ों को काटा गया, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो वो दोनों सुरंगें आपस में मिली नहीं। ना मिलने के कारण जो लोग थे, काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स, वो निराश थे। लेकिन इसको जो बनाने वाला इंजीनियर था उसको बहुत विश्वास था अपने काम पे, तो उसने कहा कि इसको बारूद लगाकर उड़वा दिया जाए, यानी कि बारूद से उसको धमाका किया जाए जिससे पत्थर गिर जाएंगे और रास्ता आर पार हो जाएगा। लेकिन किसी ने ये भी कहा कि अगर नहीं हुआ तो इंजीनियर ने कहा इस बार आर या पार। तो उन्होंने इस प्रकार से पहाड़ों के अंदर बारूद लगाया, बम लगाया और उसको उड़ा दिया और रास्ता दोनों तरफ बन गया। तो यानी कि कितना विश्वास था उस इंजीनियर को अपने काम पे। उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरी नाग है। अब उसके पार जब पहुंचे, सुरंग को पार करते ही जैसे लगा कि स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए हैं। नीचे देखा तो पता लगा
जैसे कि हरियाली के कटोरे में बस्ती दिख रही, बस्ती मतलब हरियाली, चारों तरफ हरा भरा और बीच में कुछ घर जिसमें कुछ लोग रहते हैं। इस जगह का नाम था बेरीनाग। हम बेरीनाग पहुँचे, वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। अब नीचे देखा तो एक बगीचा था और एक जलकुंड भी था जिसे जहांगीर नामक जो राजा हैं उन्होंने चारों ओर से पक्का करवाया था। और कहते हैं कि घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। अर्णव, इसके बाद पेज कौन सा देखना बेटा? यह झेलम नदी का उद्गम स्थल, यानी कि बेरीनाग को झेलम नदी का उद्गम स्थल, स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। इतनी बड़ी झेलम इतने बड़े कुंड से निकलेगी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। यानी कि ये जो नदी है ये इस कुंड से निकलेगी, इन्हें ये भरोसा नहीं हुआ। लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। पानी वहाँ से लगातार निकल रहा था और कहाँ जा रहा था ये पता नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ है। मन को लगने लगा कि ज़रूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहाँ से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। अब वहाँ से इनकी जो बस थी वो पानी की दिशा, जहाँ से पानी आ रहा था उसी तरफ बढ़ने लगी। तो पता लगा अनंतनाग की तरफ जा रही है। अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई, यानी कि अनंतनाग की तरफ जाते हुए पहलगांव कोई वहाँ पर जगह है उस तरफ जाने लगी। और रास्ते में हरियाली जो थी चारों तरफ वो तो थी ही, तो ऐसा फील हुआ जैसे कि स्वर्ग में आ गए, तो स्वर्ग जैसा प्रतीत होने लगे। लेकिन जब आगे बढ़ने लगे तो सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत नदी भी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला लिद्दर नदी है। ये नदी का नाम था लिद्दर नदी। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गया। और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। अब नदी के किनारे आगे बढ़ते बढ़ते पहलगांव आया और रियली लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि हम लोग सच में स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में भी कभी नहीं देखी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल में ही लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगने लगी जैसे स्वर्ग की नदियाँ की होती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जो लिद्दर नदी थी वो इतनी खूबसूरत थी। ये छोटा सा कस्बा था पहलगांव, जिसमें दोनों तरफ दुकानें थी, छोटी छोटी, बाजार बहुत छोटा था। और लिद्दर नदी जो बह रही थी वो बहुत ही साफ़ सुथरी स्वच्छ पानी। और लेखक कहते हैं कि कुछ मशहूर नदियाँ जो कि विश्व में मैं देखकर लौटा था, लेकिन वो इतनी गंदी थी, वहाँ पर गंदगी थी। तो ये देखकर मुझे लगा कि भारत की नदी तो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगी। तेज़ी ऐसी थी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था। लेखक कहते हैं कि इसकी तेज़ी, नदी बहती है तेज़ी से, तो नदी की जो तेज़ी थी उसको कंपेयर किया गया सांप से, यानी कितनी तेज़ बह रही थी कि सांप भी पीछे रह जाए। इतनी स्वच्छ, इतनी साफ कि इसको छूने का मन करे बार बार, और पानी इतना ठंडा कि छुआ ना जाए। सामने एक पहाड़ था छोटा सा, और वो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ लग चुकी थी। बर्फ़ के कारण वो ऐसा लग रहा था जैसे रुई कैसी होती है वैसा लग रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा चढ़ना कितना पड़ेगा? पहलगांव में पहुँचे तो इन्होंने घोड़े वाले से पूछा कि कोल्हाई जाना है, तो वो बोला चलेंगे सर। तो कितना चढ़ना पड़ेगा? बहुत चढ़ना पड़ेगा शाब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुलथुल साथी की हवा फिर खिसक गई। खैर जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है जहाँ तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। अब पता लगा कि बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत जाना पड़ेगा ऊंचा। तो इस पर उनके जो साथी थे, जो पहले ही डर रहे थे वैष्णो देवी जाने के लिए, वो काफ़ी घबरा गए। अब जाना तो खैर इनको भी नहीं था इतनी दूर, तो इसलिए इन्होंने पहलगांव से 8 मील दूर एक जगह थी जिसका नाम था चंदनबाड़ी, जो जीप पे जा सकते हैं, जहाँ पर जीप के द्वारा। उसके बाद पिस्सू टॉप था जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा से भी कठिन मानी जाती थी, यानी कि उसकी सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती थी। वहाँ से आगे शेषनाग झील थी
जिसका पानी हमेशा नीला रहता था। तो शेषनाग झील जो कि हमेशा नीले पानी से भरी रहती है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहाँ रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। अब शेषनाग झील है, इसके बाद ये नदी जो है ये बहुत ही सुंदर है, इसका पानी एकदम नीला रहता है। और रक्षाबंधन में लोग यहाँ पर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं, देश विदेश से दूर से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ़ के बने हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में जो देख रहे हैं ये अमरनाथ गुफा है। तो अमरनाथ बर्फ़ के बने हुए हैं, जो चांद आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तो ये जो बाबा बर्फानी जो हैं ये चांद के घटने बढ़ने के साथ साथ ये भी घटते बढ़ते रहते हैं और अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। फिर यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए तैयार हुए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर। तो बैठते ही श्रीनगर आ गया। पहुँचे भी नहीं थे कि मन ललकाने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा डल झील कहाँ है। उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। अब ये पहुँच गए श्रीनगर। अब पहुँचते ही घूमने का मन करने लगा। किसी से पूछा कि यहाँ पर डल झील कहाँ है, तो किसी ने रास्ता बताया। तो दौड़ते हुए भागते हुए वहाँ पहुँच गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी घूम सकते हैं। डल का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। सो साहब एक शिकारा किया गया और मज़ा चप्पुओं की छप के साथ ही आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नाव में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीज़ें इन नावों पर मिलती हैं। एक साथी केसर प्रमुख थे, सबको केसर खरीदवाने में लग गए। अब डल झील जो है यहाँ पर अगर आप घूमना चाहते हैं तो शिकारे यानी कि जो बोट्स होती हैं जो कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, उनको हम शिकारा कहते हैं। तो शिकारे के अंदर ये लोग बैठे और फिर घूमने लगे उसके अंदर ही। और फिर शिप्स के ऊपर वहीं जो बोट्स जो रहती हैं उन्हीं के ऊपर दुकानें भी लगाई जाती हैं वहाँ पर शिकारों के ऊपर ही। तो वो भी वहाँ पर देखने को मिली। तो बैठे बैठे उन दुकानों को पास से गुजरता हुआ देखकर इनको बड़ा अच्छा लगने लगा, बड़ा मज़ा आने लगा। और उस पर अलग अलग तरह की चीज़ें बिक रही थी उन नावों के ऊपर। इनके एक साथी जो थे उनको केसर बहुत पसंद था, तो उन्होंने सबको केसर खरीदवाने में वो लग गए। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 चिनार, 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा, बड़ा खूबसूरत लगता है। फिर ये वहाँ से 4 चिनार गए जो कि एक टापू है जहाँ पर 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ हैं। तो ये वहाँ पर गए, वो भी बहुत ही सुंदर था। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। यहाँ पर शंकराचार्य जी का मंदिर था। वहाँ हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी हमें निशात बाग ले गई। टैक्सी से वहाँ गए शंकराचार्य मंदिर और फिर वहाँ से निशात बाग चले गए उसी टैक्सी से। निशात बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। निशात बाग एक बाग है जो कि सीढ़ी नुमा खेत से बना हुआ यानी कि सीढ़ी की तरह ऊपर बढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही है। अब बाग के जो सबसे ऊपर जाकर जब आप डल झील की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत स्त्री, एक लेडी खूबसूरत आईने में अपना चेहरा देख रही है। डल के पश्चिम में निशात के सामने नसीम बाग है। डल के पश्चिम में जाएंगे आप तो निशात के सामने नसीम बाग है जिसको अकबर ने बनाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। तो इस बाग को ठंडी हवाओं का बाग भी कहा जाता है। लेकिन आइए आपको ले चलें जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दत्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। अब ये शालीमार बाग जो है ये बताया गया है कि चारों तरफ दरख्तों से, चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है और ये लगभग 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे, संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यानी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरती, झरने हैं, वाटरफॉल्स बोल सकते हैं, फुहारे हैं,
बहुत ही सुंदर लगते हैं। आज वहाँ रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास उतारा जाता है। अब वहाँ पर प्रकाश के द्वारा रोज शाम को रोशनी यानी कि फाउंटेन शो वगैरह होता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। वह दृश्य को देखने काबिल होता है जब पेड़ों की टहनियाँ और फूलों की क्यारियों के बीच घुंघरूओं की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतर कर खड़ा हो जाता है। तो शाम को जब यहाँ पर ये शो किया जाता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरा इतिहास हमारे सामने फिर से खड़ा हो गया है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, हमें तो अभी चश्मे शाही चलना है, जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी कि बादशाही सोता शाहजहाँ की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। अब यहाँ से आगे चश्मे शाही जाना था, जहाँ पर एक सोता है यानी कि पानी का एक स्रोत है, पानी का एक फाउंटेन है, जो कि एक दवा का काम करता है। इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। और ऐसे कुछ सोतों के बारे में बताया गया जो कि श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर है, एक अचबल कहते हैं उसे। और अनंतनाग में भी कुछ ऐसे सोते हैं। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चलें जो है तो डल से छोटी, लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएँ खूब होती हैं। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ से हम चलेंगे इन सोतों की तरफ, और यहाँ पर एक झील के बारे में बात की जा रही है। वो झील काफ़ी छोटी है कंपैरेटिवली डल से, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, मोटर बोट, सर्फिंग, स्कीइंग वगैरह होती हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब हलचल रहती है। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारों को एक हाउस बोट के पास लगवाया, आवाज़ दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उससे भाव ताव करें। कोई नहीं आया, शायद आवाज़ नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा तो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झाँका तो देख करते हुए दंग रह गए। बाहर से जो केवल एक नाव लग रही थी, वह अंदर पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, सोफे और तकिए लगे हुए थे, बिजली पंखों से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। हमने माफ़ी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग अक्सर आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे हैं और ज़्यादा आरामदायक हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि वहाँ ये जो जहाँ पर रुके हुए थे, वहाँ पर होटल में इनको इतना मतलब जो भी था अच्छा था, लेकिन उनको एक हाउस बोट देखने का बड़ा शौक था कि हाउस बोट अंदर से कैसी होती है वो। तो एक हाउस बोट थी बाजू में ही। अपने शिकारों को लेके हाउस बोट के पास गए और हाउस बोट के मालिक को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो इन्होंने खुद ही अंदर चले गए। तो अंदर देखा तो मालिक जो था वो गुस्सा हुआ काफ़ी। अंदर से तो एकदम साफ सुथरा, चारों तरफ अंदर कॉलिन बिछा हुआ था, कारपेट, और सोफे लगे हुए थे, पंखे, बिजली सब कुछ थी। तब इन्होंने देखा अंदर, तो अंदर जो मालिक था वो काफ़ी गुस्सा हुआ इनके ऊपर। ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं और हमारे हाउस को गंदा कर देते हैं, ये बात कहते हुए गुस्सा हुआ काफ़ी। तब उसने बताया कि ये जो हाउस बोट्स हैं ये किसी होटल से भी बहुत महंगी है, लेकिन आरामदायक है। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चरागाह है, जहाँ हर मौसम में मोटर से पहुँचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यह बहुत मशहूर है। अब अगले दिन ये गुलमर्ग गए। गुलमर्ग जो कि 2650 मीटर ऊंचाई पर है और एक खूबसूरत चरागाह, एक मीडो है यानी कि मैदान है। अब यहाँ पर हर मौसम में आप मोटर गाड़ी के द्वारा पहुँच सकते हैं। यहाँ पर गोल्फ लिंक और बर्फ में स्कीइंग जैसे खेल यहाँ पर खेले जाते हैं। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वालों को ऊपर चढ़ने के लिए जो रोपवे बनाया गया है उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया। अब यहाँ से जब ऊपर जाने के लिए जो रोपवे बनाया गया है, रोप्स, उसमें इनको भी मज़ा आया। हम चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। न कूद सकते थे न भाग सकते थे, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से सरक रही थी। धीरे धीरे जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया था और हम हमारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में लुट के रहे। अब ये उसमें चढ़कर पार तो चले गए, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो बारिश आने लगी और ये भीग गए। और फिर ये अपने होटल गए और कंबलों में लुट के रहे ठंड से बचने के लिए। यहाँ पर
ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, रोप वे दिखाया गया है। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलन मार्ग पड़ता है। फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे तो ऊंचाई पर जाने का हौसला खो गया। अब इसके पास ही थोड़ी और ऊंचाई पर खिलन मार्ग है, तो वहाँ जाने के लिए इतना हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा ठंडी जगह थी। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। तो लेखक कहते हैं कि ये सब देखकर हम अपने घर को लौट आए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने भारत में रहते हुए या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए अगर कश्मीर के दर्शन नहीं किए, तो समझिए उसने हिंदुस्तान नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, मजदूर के गीत, बर्फ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वतखंड और झीलों के आइनों में मुँह झांकती चोटियाँ, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज लोग, यह सब स्वर्ग नहीं तो और क्या है। तो लेखक कहते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ तरह तरह की खेती होती है, बाग बगीचे हैं, चोटियाँ हैं जो कि बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोग जो हैं वो भी बहुत ही मेहमान नवाज हैं, कि बहुत ही ज़्यादा मेहमानों को तवज्जो देने वाले, मेहमानों की देख रेख करने वाले लोग हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि स्वर्ग नहीं है कश्मीर, तो ये और क्या है, ये स्वर्ग से भी सुंदर हमारा कश्मीर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।